हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सदिश पार्ट 3 के अंदर। स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं सदिशों के योगफल की, या यूं कहें कि हम सदिशों पर लागू होने वाली बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुख्य रूप से आज हम जोड़, घटाव और गुणा इन 3 संक्रियाओं की बात करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि सदिशों के ऊपर इन संक्रियाओं को लागू किस तरीके से किया जाता है। सदिशों की बात करें मतलब दिष्ट रेखाखंडों की, कि दिष्ट रेखाखंडों को योगफल के रूप में दिखाना या फिर उनको घटाव के रूप में दिखाना। ठीक है, मुख्य रूप से तो योगफल और घटाव है। गुणनफल का हम थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, जो ये मैंने दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है कि इकाई सदिश ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, इकाई सदिश को ज्ञात करने के लिए एक बीच में हल्का सा एक कह सकते हैं कि पॉइंट आ सकता है गुणा करने के लिए, लेकिन उससे पहले योगफल और घटाव को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सदिशों का जो योगफल है वो 2 प्रकार के नियमों पर आधारित है। कि मान लीजिए कि हमने 2 दिष्ट रेखाखंडों का जोड़ करना है, तो उन 2 दिष्ट रेखाखंडों को सदिश रूप में तो होंगे ही वो, कि उनको सदिश रूप में किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। कि जब हमें कोई भी 2 सदिश दे दिए जाएं तो उनका जो योगफल होगा वो उनका योगफल भी एक सदिश के रूप में होगा। किस दिशा में होगा, किस प्रकार से वो व्यक्त किया जाएगा, तो उसे समझना है हमने आज 2 नियमों के द्वारा। कि सदिशों का अगर योग करना हो तो उसके लिए 2 नियम हैं, जिसमें से पहला जो नियम है, पहला नियम तो है त्रिभुज का नियम और दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। हालांकि इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि अगर 3 सदिश हों या 4 सदिश हों या 4 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा सदिशों के लिए भी योग के नियम बने हुए हैं। चाहे कितने मर्जी सदिश हों, उन सब का हम एक योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी जो शुरुआत करनी है वो सिर्फ 2 सदिशों के लिए करनी है। कि सबसे पहले हम 2 सदिशों से बात करेंगे और उसके बाद में अगर 2 से ज़्यादा सदिश हो जाते हैं तो फिर उनको किस प्रकार से जोड़ना है तो वो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो देखिए, हमारा आज का पहला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा सदिश योग के त्रिभुज का नियम। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है सदिश योग का त्रिभुज नियम। मतलब सदिश का योग करना है और त्रिभुज के नियम से करना है। एक त्रिभुज का एक नियम बना हुआ है, उस नियम की सहायता से हम ये योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दिष्ट रेखाखंडों को इकट्ठा करना है, यहाँ पर उनका जोड़ करना है। तो इस नियम को शुरू करने से पहले एक बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक पॉइंट है बीच में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले उसको अपने नोट के रूप में लिखेंगे। वो पॉइंट ये है कि कोई भी अगर आपको सदिश दे दिया जाए तो उस सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए हम कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ योगफल के लिए। देखिए क्या है कि किसी भी सदिश को ठीक है, सदिश का मतलब यहाँ पर दिष्ट रेखाखंडी रहेगा। किसी भी सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए ठीक है, किसी भी सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए अंतरिक्ष में कहीं भी, ठीक है, अंतरिक्ष का मतलब स्पेस में, ठीक है, जहाँ भी जगह मिले बस वो होना जो है वो समांतर चाहिए। स्वयं के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। किसी भी सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए अंतरिक्ष में कहीं भी प्रतिस्थापित या विस्थापित, ठीक है, एक ही बात अभी यहाँ पर, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब इसका समझिए अब क्या है कि मान लो हमें कोई एक सदिश दे दिया, मतलब दिष्ट रेखाखंड, ये कोई एक दिष्ट रेखाखंड है हमारे पास, इसको नाम देते हैं ए बी। ठीक है, हम अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, हम अपनी सुविधा अनुसार इस दिष्ट रेखाखंड को कहीं भी ले जा सकते हैं।
कहीं भी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बना दिया, यहाँ यहाँ, लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो शब्द बीच में लिखा हुआ है कि समांतर रखते हुए, कि आप इसको इसी के समांतर रखते हुए कहीं भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। होना इसके समांतर चाहिए। मतलब मान लो मैंने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो यहाँ वाली स्थिति में और यहाँ वाली स्थिति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों भी मैंने समांतर बनाए हैं। मतलब इस सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए, मतलब मान लीजिए कि ये एक सदिश है और इस सदिश को मैं इसी के समांतर रखते हुए नीचे की तरफ कहीं भी ले जा सकता हूँ, ऊपर की तरफ कहीं भी ले जा सकता हूँ, या फिर मान लो आगे पीछे भी स्थापित करना है तो वो भी कर सकते हैं। कि होना समांतर चाहिए। मान लो ये समांतर कर लिया, अब इस दिशा में इसको कहीं कहीं मर्जी बढ़ाओ, ठीक है, या फिर पीछे की तरफ इसको कहीं मर्जी बढ़ाओ, कि अगर ये खुद के समांतर है तो इसको कहीं भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बना दिया, इस तरीके से। हाँ, मैं इसको इस तरीके से नहीं बना सकता। अगर कोई बोले कि क्या ये ए बी सदिश जो बनाया हमने ये वाला, और ये जो तीन सदिश हैं ए बी, ठीक है, क्या ये बराबर हैं या एक जैसे हैं? तो नहीं है, अभी ये एक जैसे नहीं है। कारण ये हुआ कि इसकी दिशा तो इस तरफ है, लेकिन इस सदिश की दिशा ऊपर की तरफ बन जाएगी, ठीक है। ये वाले जो तीन सदिश बनाए, ये तीनों सदिश एक ही बात है, इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपस में समांतर बने हुए हैं, ठीक है, समांतर बने हुए हैं। लेकिन वो जो सदिश है वो इनके समांतर नहीं है। तो इस सदिश को इस तरीके से तो प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। या कोई बोले कि इस तरीके से, मान लो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो सदिश है वो इसके समांतर नहीं है। हाँ, खुद के समांतर, जैसे मान लो इस तरीके से चाहे हमने यहाँ बना दिया हो, इस तरीके से, अभी हमें पता है कि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश ये आपस में समांतर, इस तरीके से समांतर हैं, ठीक है। हाँ, परिमाण मैंने उतना ही रखा, ध्यान देना। अगर अपने परिमाण की बात करें तो परिमाण के रूप में ये बराबर ही रखा हुआ है हमने, ठीक है। ये जो लंबाइयाँ हैं ये आप ये मानकर चलेंगे कि ये लंबाइयाँ एक जैसी हैं। मतलब अगर ये ए सदिश है तो ये भी ए सदिश रहेगा, ये भी ए सदिश रहेगा, ये भी ए सदिश रहेगा, ठीक है। लंबाइयाँ जो हैं ये मानकर चलिए आप कि हमने बराबर ले रखी हैं। लंबाइयाँ हमने यहाँ पर भी बराबर ली हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। कारण दिशा का फ़र्क है कि इनकी दिशा जो है, इन चारों की दिशा इस तरफ है, लेकिन इन दोनों की दिशा जो है वो अलग बना दी हमने। तो ये जो चार सदिश हैं और ये जो दो सदिश हैं, ठीक है, इनमें आपस में कोई समानता नहीं है। अगर अपने बात करें कि एक जैसे हैं या नहीं है, तो एक जैसे नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए अंतरिक्ष में कहीं भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस तरीके की कंडीशन में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते कि अगर ये वाला सदिश है तो अपने खुद के ये समांतर यहाँ हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन रहना ये समांतर चाहिए, ठीक है। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं त्रिभुज के नियम में। तो देखिए हमें किस प्रकार से अभी यहाँ इसको यूज़ करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो सदिश हैं, एक तो है ए बी, ठीक है। इस सदिश को मैंने मान लिया इस तरीके से, स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है, माना। और एक सदिश है मेरे पास, मान लीजिए सी डी सदिश, इसको मैंने मान लिया बी सदिश, ठीक है। ये कोई दो सदिश हैं और मुझे इन दोनों सदिशों का योग करना है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, माना ए बी सदिश बराबर ए सदिश और सी डी सदिश बराबर बी सदिश, तथा हमें ए सदिश तथा बी सदिश का योग करना है। देखिए वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, योग करना है तो बीच में प्लस ही तो लगाना पड़ेगा, कि ए और बी को जोड़ने तो बीच में प्लस लगेगा, लेकिन वो प्लस तो हम लगा देंगे। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या है कि जो एक नया सदिश बनेगा,
ठीक है, दो सदिशों को जब जोड़ेंगे तो उससे एक नए सदिश की रचना होगी, तो उसकी दिशा और उसकी स्थिति वो कहाँ होगी, तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इन दोनों सदिशों का जोड़ किस तरीके से किया जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये ए बी सदिश है, ठीक है, हमने मान लिया ये हमारे पास कौन सा सदिश है, ए बी सदिश है। और अब अपने एक सदिश, जैसे ये दूसरा अपने को सी डी बनाना है, तो मान लो कि ये मेरे पास सी डी सदिश है, कहीं भी बना सकते हैं, मान लो ये लो, ठीक है, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं है कि ये दोनों सदिश हैं कहाँ, तो मैंने स्पेस के अंदर कहीं भी बना दिए कि ए बी सदिश और सी डी सदिश, ये दो सदिश मैंने अलग अलग जगह बना दिए, और मुझे क्या करना है, इन दोनों सदिशों का क्या करना है, योग करना है। अब मैं इसको और उसको, इन दोनों को जोड़ूंगा किस प्रकार से, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नोट का यूज़ करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि किसी भी सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए अंतरिक्ष में कहीं भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो अपने क्या करेंगे, इस सी डी सदिश को इसी के समांतर रखते हुए, कि जैसे मान लो ये सी डी सदिश है, तो हम क्या करेंगे, इसको समांतर रखते हुए, ठीक है, ये समांतर रखते हुए यहाँ ले आएंगे इस जगह पर, ठीक है, इस नियम का यूज़ करते हुए इस सदिश को उठा के, मतलब इसके खुद के इसको समांतर रखते हुए, समांतर रखना है बस हमें, ठीक है, समांतर रहना चाहिए, और यहाँ इस जगह पे लाके रखना है। और ये सी बिंदु यहाँ बी पर संपाती हो जाएगा, ठीक है, सी बिंदु बी पर संपाती हो जाएगा। आप चाहो तो कोई और इसको नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप जैसे मान लीजिए कि इसको तो चलो ठीक है डी रखिए। अब एक तो ये तरीका हुआ इसको प्रतिस्थापित करने का। अब अगर आप इसकी स्थिति कहीं और लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम सी डी को वहीं रखना चाहते हैं, तो आप ए बी को वहाँ ले जा सकते हैं। मतलब आपको एक बिंदु संपाती करना है दोनों में से, कि या तो आप इस ए बी सदिश को यहाँ ले आइए, ठीक है, ए बी को, जैसे ये ए बी सदिश है तो इसको उठाकर अपने को यहाँ लेके जाना है, बस होना इसके समांतर चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन सही हैं, किसी भी कंडीशन से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको पहले दिशा दे दें, ये बी सदिश, ठीक है, ये जो सदिश है वो कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब देखिए ए बी सदिश, और अब उसके बाद में आ गया बी डी सदिश। अब देखिए यहाँ पर हुआ गया, अगर मैं इस ए बी सदिश की बात करता हूँ, अगर मैं ए बी सदिश की बात करूँ, तो ये जो ए बिंदु है ये प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति कह सकते हैं इसको, और ये जो बी है ये यहाँ पर अंतिम बिंदु, ठीक है, ए बी सदिश के लिए। लेकिन बी डी सदिश के लिए, बी डी सदिश के लिए क्या होगा, ये जो बी बिंदु है ये प्रारंभिक बिंदु बन जाएगा, और ये जो डी है वो क्या बन जाएगा, अंतिम बिंदु। अब जब हमने ये कंडीशन यहाँ पे मतलब लिख दिया, हमने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बारे में लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि बी बिंदु के लिए दो बातें हैं, कि बी बिंदु अंतिम बिंदु भी है, अंतिम बिंदु तो वो ए बी सदिश है तो है, और ये बी बिंदु प्रारंभिक बिंदु है जब वो बी डी सदिश है। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं जो चेंज नहीं हुई। वो चेंज ये नहीं हुई कि ए हमेशा यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ही रहा और डी हमेशा यहाँ पर अंतिम बिंदु रहा, कि ए प्रारंभिक बिंदु है और डी जो है वो क्या है, अंतिम बिंदु है, कि ये दोनों चेंज नहीं हुए। बी के बारे में अपने कुछ भी कह सकते हैं कि बी अंतिम बिंदु भी हो सकता था, बी प्रारंभिक बिंदु भी हो सकता था, ठीक है, कि यहाँ पर दो चॉइस होगी। लेकिन ए और डी जो है वो यहाँ पर फिक्स हैं। अपने इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई बिंदु पहले ए से बी पर गया और फिर वो बी से डी पर गया, कि मान लीजिए कि हमने कोई एक दूरी तय करनी है, तो वो दूरी हमने तीन बिंदुओं से तय की। मतलब पहले हमने शुरू किया ए से, हमने ए से चलना शुरू किया, हम ए से बी पर गए और फिर बी से डी पर गए। मतलब हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, ए से बी पर और फिर बी से डी पर। पहुँचे हम कहाँ पर, डी पर। तो अगर मैं डायरेक्ट ए से डी पर जाऊँ, कि एक तो ये तरीका होगा कि पहले ए से बी की तरफ गए और फिर बी से डी की तरफ गए, एक तो ये चॉइस होगी हमारे पास। और एक ये भी तो हो सकता है कि हम सीधा ही ए से कहाँ चले जाएं, डी पर चले जाएं। मान क्यों पहुंचना तो हमें लास्ट डी के ऊपर ही तो है, लास्ट हमें डी के ऊपर ही पहुंचना है। तो अपने क्या करेंगे, सीधा ए और डी को मिला देंगे, ठीक है, इसको यहाँ बना लेते हैं।
तो ये भी तो एक तरीका हो सकता है, ठीक है, कि ये भी तरीका हो सकता है कि हमारे पास अब दो रास्ते हैं कि यहाँ तो हम पहले ए से बी पर जाएं और फिर बी से इस डी पर जाएं, और यहाँ हमारे पास दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट ए से डी पर जाएं। कारण ये है ए प्रारंभिक बिंदु है और डी जो है वो अंतिम बिंदु है, तो प्रारंभिक से अंतिम तक जाने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। वो दोनों ऑप्शन आपको भी यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ गया, यहाँ पर ए और बी, ठीक है, ए और बी के लिए हमारे लिए एक अलग से एक नया रास्ता है, मतलब ए और बी, ठीक है, ध्यान देना, ए और बी को छोड़ते हुए एक उसी के संगत, ठीक है, ए और बी के संगत एक नया रास्ता है जो डायरेक्ट ए से किधर जाता है, डी की तरफ जाता है। और एक्चुअल में यही जो ए से डी की तरफ जाने का जो रास्ता है, यही जो है वो इन दोनों सदिशों के योगफल को व्यक्त करता है। ध्यान देना, ये जो हमने ए डी बनाया, यही ए डी अंतिम रूप से ए और बी के जोड़ को व्यक्त करेगा। ए और बी का मतलब ए सदिश और बी सदिश के जोड़ को व्यक्त करेगा। तो यही एक त्रिभुज का नियम है जिसको अब हम यहाँ पर एक कथन के रूप में लिखेंगे। पहले मैं वो कथन यहाँ पर लिख दूंगा, उसके बाद में इसको अपने और समझते हैं। देखिए क्या है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यदि किन्हीं दो सदिशों, ठीक है, यदि किन्हीं दो सदिशों को एक ही क्रम में, ठीक है, दो सदिशों का मतलब ए और बी, यदि किन्हीं दो सदिशों को एक ही क्रम में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो, यदि किन्हीं दो सदिशों को एक ही क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो, ठीक है, ये दो भुजाएं ये एक ही क्रम में, मतलब ए से बी, बी से डी, ये एक ही क्रम हुआ, एक ही क्रम। दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा और एक ही क्रम में व्यक्त किया जाए तो तीसरी भुजा, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तीसरी भुजा ये जो एडी हमने सदिश जिसको बनाया, ठीक है, ये विपरीत कैसे हुई, ये विपरीत ऐसे हो गई कि ए से बी, ठीक है, ये इस तरीके से है, और अगर अपने वापस मान लो अपने वापस पुनः हम उसी स्थान पर आना चाहते, जैसे हमने ए से शुरू किया, बी पर गए, बी से डी पर गए, मान लो वापस हमें लौटना पड़ता ए पर, अगर वापस ए पर लौटना पड़ता तो ये जो सदिश है, ठीक है, ये वाला जो सदिश हमने ऊपर की तरफ बनाया, हमें उसके विपरीत आना पड़ता, तो इसको हमने बोला कि विपरीत क्रम में, ठीक है। ये जो विपरीत शब्द आया हमारे पास अभी विपरीत क्रम में, वो इसीलिए आया कि मान लो कि हम ए से बी पर गए और बी से डी पर गए, और हमें वापस अगर ए पर लौटना होता तो हम क्या करते, डी से ए की तरफ आते, और जैसे ही मैं डी से ए की तरफ आता ये ए डी के विपरीत हो जाता, जो ए डी हमने सदिश बनाया उसके क्या हो जाता, विपरीत हो जाता। तो इसलिए हमने लिखा विपरीत क्रम में। यदि किन्हीं दो सदिशों को एक ही क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योगफल को व्यक्त करती है, ठीक है, योगफल को व्यक्त करती है, और यही त्रिभुज का नियम है। अब बात यह है कि इसी को हमने जोड़ के रूप में क्यों दिखाया, ठीक है, इसी को हमने जोड़ के रूप में क्यों दिखाया, तो देखिए इसका एक बिल्कुल ही सिंपल सा एक लॉजिक है, उसको समझिए। अभी मैं इसको सीडी को हटा दिया से, ये जो हमने विपरीत शब्द यूज़ किया ना, इसी से समझेंगे। हम गए ए से बी पर, ये लो, ठीक है, ए से बी पर गए, फिर हम कहाँ गए, बी से डी पर, तो यहाँ बी डी आ जाएगा, और मान लो वापस हम आ जाते ए पर,
जैसा कि मैंने अभी बोला कि ए से बी पर गए और फिर बी से डी पर गए और फिर मान लो डी से वापस हम ए पर आ जाते, डी से ए पर अगर हम आ जाते तो ये क्या जीरो सदिश नहीं बन जाता कि जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म कर दिया तो जीरो ही तो आएगा। विस्थापन जो है वो शून्य हो गया कि ए से बी पर गए फिर बी से डी पर गए और फिर डी से ए पर आ गए, तो विस्थापन जो है वो क्या हुआ, जीरो हो गया। अब देखो यहाँ से हुआ गया, ये जो ए बी है ये तो चलो ए सदिश है, ये बी डी बी सदिश है, डी ए, ठीक है, डी ए जो सदिश है, अगर आपको ध्यान हो डी ए सदिश कि डी से ए, अगर मैं इसको ए डी लिखूँ, ठीक है, डी ए की जगह अगर अपने ए डी लिखें तो यहाँ माइनस का निशान आएगा। कारण हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक ऋण सदिश के बारे में पढ़ा था। ऋण सदिश, ऋण सदिश में क्या होता है कि लंबाई एक जैसी होती है लेकिन दिशा अलग अलग होती है। कि एक सदिश तो मैंने ये बना दिया, मान लो कुछ भी, जैसे पी क्यू नाम दे दिया हमने इसे, और एक मैंने ये बना दिया सदिश, इसको नाम दे दिया मान लो आर एस। तो अगर ये ए सदिश है तो ये माइनस ए होगा अगर लंबाई एक जैसी है तो, ठीक है। समांतर तो चलो है ही ये, इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, लंबाई मैंने दोनों की एक जैसी रखी है, एक जैसी रखी है तो दोनों में यहाँ पर माइनस का हम अंतर दिखाएंगे, मतलब ये एक दूसरे के ऋण है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ मैंने जैसे डी ए लिखा है तो अगर मैं इसको ए डी में कन्वर्ट करूँगा तो ये माइनस का निशान अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा कि ए से डी और डी से ए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत माने जाएंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। या फिर एक चीज़ और देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि P से Q पे गए और फिर Q से P पर आ गए तो क्या वो जीरो आएगा? बिल्कुल आएगा जीरो। मान लो मैं पहले P से Q पर गया और फिर मैं Q से P पर आ गया तो उत्तर क्या आएगा? जीरो आएगा। अब देखो यहाँ से होगा क्या, अगर इस QP को मैं बराबर में ले जाऊँ तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि PQ बराबर माइनस QP। तो ये चीज़ आप नियम के रूप में ध्यान में रख सकते हैं कि अगर इस तरीके से कोई एक दिश रेखाखंड या कोई एक सदिश लिखा हुआ है तो इन दोनों अवयवों को कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को अगर अपने इंटरचेंज कर दें तो माइनस का फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने ये किया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को इंटरचेंज कर दिया तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। और ये ए डी माइनस को उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए सदिश प्लस बी सदिश ये बराबर हो जाएगा किसके? ए डी सदिश। जीरो सदिश में ए डी सदिश को जोड़ेंगे तो वो ए डी सदिश ही रहेगा। तो ए डी सदिश जो है वो बराबर आ गया ए प्लस बी, मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश के बराबर। और यहाँ पर अगर अपने बात करें तो वो जो ए डी है वो तीसरी भुजाई तो है त्रिभुज की, त्रिभुज की कौन सी भुजा है? वो तीसरी भुजा। तो यहाँ से ये नियम बना, ठीक है। तो आपको ये नोट करने के बाद में ये डायग्राम बनाना है और साथ में इसको लिखना है। तो ये नियम है सदिशों को जोड़ने का कि जो हम कोई भी अगर दो सदिश अगर जोड़ते हैं, हम कोई भी दो सदिश अगर जोड़ते हैं तो वो जो जोड़ होता है ना, वो जोड़ जो है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा को व्यक्त करेगा और वो भी विपरीत क्रम में व्यक्त करेगा, ठीक है। कि जिन दो सदिशों को हमने जोड़ा, जो दो सदिश हम जोड़ रहे हैं उन दोनों का जो जोड़ है उनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा माना जाएगा और वो भी विपरीत क्रम में, ठीक है। तो ये त्रिभुज का नियम हो गया। अब इसके बाद में हमें सदिशों के ही जोड़ का एक और नियम करना है और वो नियम इस बार है समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। मुख्य रूप से अपने को दो ही नियम पढ़ने हैं, एक तो त्रिभुज का नियम, ये हमने कर ही लिया है, और अब इसके बाद में दूसरा कौन सा नियम है? समांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखिए वो नियम क्या है। तो देखिए जो समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो भी सदिशों को जोड़ने के लिए ही यूज़ करना है। अब करना किस तरीके से है? एक्चुअल में त्रिभुज के नियम में तो हमने देख ही लिया कि सदिशों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, बस अब उसी त्रिभुज के नियम का यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज के नियम का ही एक अनुप्रयोग है। समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो त्रिभुज के नियम का ही एक अनुप्रयोग है कि उसी नियम की सहायता से इसको बनाया गया है। देखिए कैसे है ये नियम कि मान लीजिए कि हमारे पास वही दो सदिश, एक सदिश हमने मान लिया इस तरीके से ए बी और दूसरा सदिश हमने मान लिया सी डी और इसको नाम दे दिया हमने बी सदिश, ठीक है। ए सदिश और बी सदिश का अपने को जोड़ करना है।
तो अब अपने क्या करेंगे, जैसे वहाँ पर हमने त्रिभुज बनाया तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे समांतर चतुर्भुज बनाने की। अब वो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से बनाना है तो वो देखिए, वो जो मैंने नोट लिखा था उस नोट का तो यूज़ यहाँ पर होना ही होना है। अब देखना, अब मैं दोनों को चेंज करूँगा, ठीक है, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए कैसे, ये भी सदिश है तो अपने क्या करेंगे, इसको इसी के समांतर रखते हुए, ठीक है, इसी के समांतर रखते हुए कहीं और ले जाएंगे, मान लो यहाँ पर ले गया मैं, ठीक है, इसी के समांतर रखते हुए हम इसको यहाँ ले आए। और इस CD को भी इसी के समांतर रखते हुए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ। इस बार ये C बिंदु यहाँ इस पे संपाती हो गया। अब अपने को करना क्या है, अब हमें फिर से एक बार इस AB को, ठीक है, इस AB को, मतलब ये जो AB सदिश है, इस AB सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए यहाँ ऊपर लेकर जाना है। इस तरीके से। इस बार इसको नाम कुछ और दे सकते हैं, अपने कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मानो C नाम दे दिया एक बार, ठीक है, हालांकि यहाँ पर C है, अगर आप इसको कुछ और नाम देना चाहो तो इसको चेंज कर लेते हैं हमने RS, और इसको अपने कर लेते हैं PQ, ठीक है। नई स्थितियों की बात कर लेते हैं कि PQ जो सदिश है उसको AB सदिश के ऊपर ले आए और RS को हम यहाँ AD पर ले आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस AB को यहाँ ऊपर लेकर गया, मतलब इसके समांतर रखते हुए, इसी के समांतर रखते हुए यहाँ ऊपर बना लिया हमने, ठीक है, ये A सदिश। और इसी तरीके से B सदिश को यहाँ पर बनाना है। इस तरीके से कुल मिला के बात यह है कि हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है, और उस नोट का यूज़ करते हुए, कि क्या नोट था, कि किसी भी सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए अंतरिक्ष में कहीं भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, PQ और ये जो RS थे, PQ को यहाँ लेकर आए। ध्यान ये देना कि ये PQ और ये AB स्वयं के समांतर है, और इसी तरीके से RS को यहाँ ले आए समांतर रखते हुए, फिर इसको भी इसी तरीके से उठा के यहाँ पर रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। ये सारे आपस में समांतर हैं कि AB CD के समांतर है, जो AB सदिश है, AB सदिश CD सदिश के समांतर है, और जो AD सदिश है वो BC सदिश के क्या है, समांतर है, बराबर भी है, ठीक है, यहाँ बराबर भी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस विकर्ण की, अगर मैं इस विकर्ण की बात करूँ, देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और अब इस त्रिभुज के अंदर वही स्थिति कि पहले हम A से B पर गए, फिर हम B से C पर गए, तो डायरेक्ट हम A से C पर भी तो जा सकते हैं, कि एक तो रास्ता हुआ ये वाला कि A से B होते हुए C की तरफ जाना, एक तो ये रास्ता हुआ कि इस रास्ते से जाए, और इसी रास्ते के अब संगत एक और रास्ता भी है जो डायरेक्ट हमें A से C की तरफ लेके जाता है। यहाँ तीर का निशान ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि ये जो AC सदिश है, ये जो AC सदिश बनाया, ये A और B के जोड़ को व्यक्त करेगा। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर तो यहाँ त्रिभुज का नियम लगाओगे तो हम कह सकते हैं कि जो AC सदिश है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि AB प्लस BC, या यूं कहें कि AC सदिश जो बराबर आएगा वो आएगा A प्लस B के। तो ये हमारे पास, इसी को हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसको समांतर चतुर्भुज के नियम से कैसे व्यक्त करना है तो वो देखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि अगर हम किन्हीं दो सदिशों को आसन भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में व्यक्त करें। आसन भुजाओं का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से दो भुजाएं दिखाई दे रही होंगी आपको, एक तो AB भुजा और एक AD। AB भुजा और AD भुजा एक दूसरे के लिए आसन भुजाएं हैं।
ठीक है, एक ही बिंदु से निकलने वाली। एक बार इसको भुजा के रूप में ए बी भुजा, ठीक है, भुजा ए बी और भुजा ए डी। ठीक है, ए बी भुजा और ए डी भुजा, ये दोनों कौन सी भुजाएं हैं? आसन भुजाएं। ठीक है, आसन भुजाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज का नियम ये है कि अगर हम किन्हीं दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में व्यक्त करें, मतलब एक सदिश ये रहा ए सदिश और दूसरा सदिश ये रहा बी सदिश। ठीक है, इसके ऊपर बात नहीं करनी, हम एक बार इसके ऊपर बात करेंगे कि ए बी सदिश, ठीक है, और ये ए डी सदिश, ये आसन भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, और इन्हीं दो के द्वारा सदिश व्यक्त किए गए हैं कि ये वाला सदिश ए सदिश और ये जो बी सदिश हैं, ये समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करते हैं। तो अगर कोई दो सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो उन दोनों सदिशों का जो जोड़ है, तो उन दोनों सदिशों का जोड़ मतलब ए और बी का जो जोड़ है वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करेगा। मतलब समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो विकर्ण ही उन दोनों के लिए जोड़ बन जाएगा, और वो विकर्ण भी ए से ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, हम इस विकर्ण की बात नहीं कर रहे, हम इसी बिंदु की बात कर रहे हैं। इसी बिंदु से जो विकर्ण निकलेगा उसके बराबर होगा, उसके जोड़ के बराबर होगा। तो देखो अपने इस नियम को लिखेंगे इस तरीके से, इसमें लिखेंगे कि यदि किन्हीं दो सदिशों को, ठीक है, यदि किन्हीं दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो, ठीक है, तो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ठीक है, तो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, और ये विकर्ण कौन सा होगा? जो आसन भुजाओं के शीर्षों से निकलेगा, जो आसन भुजाओं के शीर्षों से निकलेगा। ठीक है, जो यहीं से निकलेगा, इसी शीर्ष से, कि यहीं पर आसन भुजाएं बनी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो यहीं से जो शीर्ष गुजरेगा, ठीक है, उसी विकर्ण की बात हो रही है। इसको मैं कहता हूँ कि मुख्य विकर्ण एक बार। ठीक है, इस समझने के लिए मुख्य विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, वो विकर्ण जो है वो उन दोनों सदिशों के योगफल को व्यक्त करेगा। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दोनों सदिशों के योगफल को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ जिस विकर्ण की बात की गई है, जो विकर्ण है वो बस ध्यान रखना आपको, जो कहाँ से निकलेगा? ए बिंदु से निकलेगा। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार भी अपने सदिशों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ कि दो सदिशों के लिए, ये तो दो सदिशों के लिए हुआ। तीन सदिश हों तो तीन सदिशों के लिए भी किया जा सकता है, चार के लिए भी किया, जितने भी सदिश होंगे हम उसी के अनुसार, हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु किस तरफ से गए हैं, वहाँ से फिर एक डायरेक्ट रास्ता निकालना पड़ेगा। तो वो जो रास्ता होगा वही उन दोनों के लिए, सदिशों के लिए क्या बन जाएगा? जोड़ बन जाएगा। तो ये तो चार भुजाओं के लिए है, मान लो पांच भुजाओं का, त्रिभुज में तीन भुजाएं, चतुर्भुज में चार। मान लो अगर अपने पंचभुज की बात करें तो पंचभुज में अपने जोड़ किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? तो वहाँ पर भी जोड़ को व्यक्त करने का जो तरीका है कि हम जहाँ तक हो सकता है कि एक ही क्रम में चलते रहेंगे। ठीक है, जहाँ तक एक क्रम अपने को मिल रहा है, ठीक है, जहाँ तक एक क्रम मिल रहा है उसी के अनुसार हम एक फाइनल जो जोड़ है उस फाइनल जोड़ को हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब अपने बात करते हैं एक बार पंचभुज की, कि पंचभुज के अंदर अपने देख लें कि वो जोड़ किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। कि जैसे मान लो ये तो हुआ ए सदिश, फिर यहाँ से मान लो अपने गए बी सदिश के रास्ते। ठीक है, पहले ए इधर गए इस तरफ,
फिर यहीं से आगे की तरफ गए, ठीक है, और फिर हम यहाँ से और आगे इस सी सदिश के रास्ते गए, नाम देते हैं ए बी सी डी। आगे और भी रास्ता हो सकता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर देखना भी, अगर मैं ए से सी पर डायरेक्ट ही चला जाता तो ये जो बन जाता सदिश वो बन जाता ए प्लस बी। आ रही बात समझ में ये, ठीक है। मैं पहले ए से बी पर गया और फिर मैं बी से सी पर गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट ही ए से सी पर जाता, अगर मैं डायरेक्ट ए से सी पर जाता तो ये जो भुजा है ये व्यक्त करेगी इन दोनों के जोड़ को। अभी त्रिभुज के नियम में पढ़ कर आए हैं। अब देखिए, अब ए से चलते हुए मैं लास्ट डी पे रुका हूँ जाके, ठीक है, लास्ट में कहाँ रुका हूँ, डी पर, डी पर रुका हूँ ना। तो मैं डायरेक्ट ए से अगर डी पे जाता तो क्या होता, तो देखिए इस तरीके से मैं डायरेक्ट डी पे चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हुआ कौन सा, ए प्लस बी सदिश, ठीक है, ए प्लस सी सदिश, ए प्लस बी सदिश, और ये है सी सदिश। क्या मैं इसको ए बी और सी तीनों का जोड़, ठीक है, तीनों के जोड़ के रूप में लिख सकता हूँ, इस तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं ना, तीनों के जोड़ के रूप में। तो ये भी एक तरीका हुआ तीनों का जोड़ दिखाने का, तीन सदिशों का जोड़ दिखाना, तो इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है कि ए से बी पर गए, फिर बी से सी पर गए, और फिर सी से डी पर गए, और डी से वापस अगर ए पे आना हो तो वो विपरीत क्रम में, कि अगर आप इस त्रिभुज को देखें, कौन से त्रिभुज को, ए सी डी, अगर मैं ए सी डी त्रिभुज की बात करूं तो सिर्फ ए सी डी त्रिभुज में देखो कि ए से सी और फिर सी से डी, कि ये एक ही क्रम हुआ, ये एक ही क्रम हुआ इस तरीके से। तो इन दोनों का जो जोड़ है, ए प्लस बी और सी का जो जोड़ है, वो यहाँ मैंने ये जो लास्ट जो तीसरी भुजा जो बनी अपनी, इसके बराबर दिखा दिया। आगे और भी सदिश हो सकते हैं, मान लो एक सदिश और होता, फिर यहाँ से एक विकर्ण बना देते हैं। देखो जितने सदिश होंगे हम उसी हिसाब से विकर्ण यहाँ पर बनाते रहेंगे, ठीक है। मान लो एक और है इस तरीके से, इसको डी मान लिया, और फिर मान लो हम ए पे आए इस तरीके से। तो अब देखो क्या होगा, इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों सदिशों का जोड़ ये रहा, ठीक है। अब इस सदिश का और इस सदिश का जोड़ यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को, कि इन दोनों का जोड़ यहाँ आ जाएगा, फिर इस सदिश का और इस सदिश का जोड़, ठीक है, जोड़ आगे चलता जाएगा, इस सदिश का और इस सदिश का जोड़ यहाँ चला जाएगा। अच्छा, फिर इस सदिश का और इस सदिश का जोड़ यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसका जोड़ हमने लिखा था कितना, इसका जोड़ हमने लिखा था ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो लास्ट है, ये लास्ट वाला, इसका जो जोड़ रहेगा वो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप जो जोड़ है वो विकर्ण खींचकर बना सकते हैं, ठीक है, विकर्ण खींचकर बना सकते हैं, या फिर छोटे छोटे त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर भुजाएं तो चार थी, लेकिन हमने जोड़ जो दिखाया था वो त्रिभुज की सहायता से दिखाया था, ठीक है, त्रिभुज की सहायता से। यहाँ पर भी हमने यही काम किया कि इन दोनों का जोड़ यहाँ आ गया, फिर इन दोनों का जोड़ यहाँ आ गया, और इन दोनों का जोड़ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, तो ये पंचभुज के लिए। आगे 6 भुज हैं, 7 हैं, चाहे जितने भी हों, हम हमेशा विकर्ण की सहायता से कह सकते हैं, या फिर हम त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में कह सकते हैं, सदिशों का जोड़ दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर इनका यूज़ होगा। अभी हमें इनको कथन के रूप में ध्यान में रखना है, और इनके संदर्भ में एक एक डायग्राम अपने को पता होना चाहिए। अब अपने बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो कि इकाई सदिश को ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए इकाई सदिश, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, अभी फिर अपने उस पर चलते हैं इकाई सदिश में। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर मैं ए प्लस बी लिख दूँ और साथ में बी प्लस ए लिख दूँ तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात अपने को समझनी है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अगर मैं ए प्लस 0 करता हूँ, हालांकि बीच में मैंने बता दिया था वो, अभी एक बार ध्यान रखना, ए प्लस 0 मतलब ए सदिश और 0 सदिश को जोड़ेंगे तो ए सदिश ही आएगा। यहाँ सामान्य वो बीजगणित के जो नियम है वो लग रहे हैं, मतलब 0 प्लस 0 सदिश और साथ में ए सदिश, इनको जोड़ोगे तो क्या रहेगा, ए सदिश ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है
कि क्रम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही बात है। ठीक है, a प्लस बी लिखो मतलब a सदिश प्लस b सदिश, और b सदिश प्लस में a सदिश, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर वहाँ आया था जहाँ हमने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को बदल दिया था। अगर बीच में अगर आपको ध्यान हो, हमने लिखा था कि पी क्यू बराबर था माइनस क्यू पी के। बस ये एक अंतर अपने को ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को अगर आपस में चेंज करोगे तो माइनस का निशान आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से जोड़ में, ठीक है, जोड़ में कि a प्लस बी सदिश मतलब a सदिश और b सदिश का जोड़ या b सदिश और a सदिश का जोड़, यहाँ कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इस तरीके की कोई सच कंडीशन आती है तो माइनस का फर्क आ जाएगा, लेकिन इस तरीके की कंडीशन में कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए अब अपने इसकी बात कर लेते हैं। इकाई सदिश को ज्ञात करने का सूत्र। हमने इकाई सदिश की परिभाषा तो पढ़ ली थी, लेकिन उसका हमने सूत्र नहीं किया था। ठीक है, तो आज हम उसका एक सूत्र और व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए, इकाई सदिश का सूत्र किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो इस सूत्र के लिए हम सबसे पहले तो एक चीज़ को समझेंगे, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हालांकि थोड़ा सा मिलता जुलता काम हमने जोड़ में कर लिया उससे। देखिए क्या है वो, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सदिश है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक सदिश मैंने बना लिया ए सदिश। ठीक है, हमने एक सदिश की बात की ए की। अगर मैं इस सदिश की जो भी लंबाई, अभी मुझे इसकी लंबाई के बारे में नहीं पता, मान लो मैंने इसकी लंबाई को इतना ही और बढ़ा दिया, मतलब इसको दुगना कर दिया, दिशा वगैरह सारी मैंने यही रखी, बस हमने इसका जो परिमाण है उसको डबल किया है। ठीक है, इस सदिश के परिमाण को हमने दुगना कर दिया, या यूं कहिए कि इस सदिश को 2 से गुणा कर दिया। इसको समांतर थोड़ा दिखाएं अपने, जितना मान ये है उतना ही मान आगे भी है। ठीक है, 2 बराबर हिस्से हो गए इसके। इसको जैसे नाम दे दिया ए बी, और इसको नाम दे दिया जैसे सी और डी। ये है 2a, मतलब मैंने इसको दुगना किया है, दुगना करते इसका परिमाण दुगना हो जाएगा। अच्छा, एक और बना लेते हैं, बी क्यू। इसकी दिशा मैंने बदल दी, इसकी दिशा बदल दी, लेकिन मैंने लंबाई इसी के बराबर रखी है, लंबाई इसी के बराबर रखी है, लेकिन बाहर माइनस आएगा। बताया था ऋण सदिश में अगर लंबाई एक जैसी है, दिशा अलग अलग है, तो प्लस माइनस का फर्क रह जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इस सदिश को 2 संख्याओं से गुणा किया है। एक तो मैंने इसको +2 से गुणा कर दिया तो ये बन गया, लंबाई बढ़ गई, दुगनी होगी लंबाई। और एक मैंने इसको -2 से गुणा कर दिया, लंबाई उतनी ही है लेकिन दिशा में फ़र्क आ गया। अगर मैं बात करूं इस सदिश की जो लंबाई है, मान लो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, सिर्फ समझने के लिए इस सदिश की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो फिर इस सदिश की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इस सदिश की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात वो ये है कि अगर मैं किसी भी सदिश को प्लस वाली संख्या से गुणा करूँ या माइनस वाली संख्या से गुणा करूँ, तो गुणा चाहे किसी मर्जी कर देना, लेकिन जब हमें लंबाई को लिखना होगा ना, लंबाई का जो मान है वो हम धनात्मक ही लिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो इसकी दिशा बदल दी तो इसकी लंबाई को भी अपने माइनस में चेंज करके लिखें। ठीक है, लंबाई जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लंबाई जो होगी, ठीक है, लंबाई सदैव धनात्मक ली जाएगी। इस चीज़ को समझना है कि लंबाई का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। हालांकि मापांक और परिमाण, जब मैंने उसकी परिभाषा आपको लिखवाई थी तब मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको कि लंबाई जो होती है या मापांक या परिमाण जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। तो उस चीज़ को याद रखना है, उसको भूलना नहीं है कि लंबाई की बात कर लो या मापांक की बात कर लो
या परिमाण की बात कर लो, ठीक है, ये सभी मान जो हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ये वैल्यू जो है कि दिशा बदलने से लंबाइयों के प्लस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अगर इन दोनों का परिमाण एक जैसा है तो वो प्लस में ही रखना है अपने को, ऐसा नहीं है कि अपने उसको माइनस में लिख दें, ठीक है। अब देखो, मान लो अब यहाँ पर जैसे ये तो चलो मैंने 2 के लिए कर लिया कि मैंने 2 का गुणा किया। अब मान लो मैं किसी और संख्या से गुणा करता, ठीक है, किसी और संख्या का मतलब मान लो मैंने किसी अचर से गुणा कर दिया कि एक सदिश मेरे पास ए है, कोई सदिश है हमारे पास ए, उस सदिश को मैंने गुणा कर दिया मान लो लैम्डा के साथ, ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट है कोई, ठीक है, इस लैम्डा से मैंने गुणा कर दिया। लैम्डा एक अचर राशि है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा जो है वो क्या है, एक अचर राशि है। मतलब लैम्डा का जो मान है वो प्लस में कुछ भी हो सकता है, माइनस में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, 2 3 4 5 या -1 -2 -3 इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। लैम्डा एक अचर राशि है, लैम्डा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और लैम्डा का जो मान है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये प्लस के अंदर भी आ सकता है और ये माइनस में भी आ सकता है। अब इससे यहाँ पे अपने को सीखना क्या है, अपने को सीखना ये है कि अगर मैं बात करूँ परिमाण की, अगर मैं इसके परिमाण की बात करूं, मतलब इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इस सदिश की जो लंबाई बनेगी वो लंबाई बराबर आएगी, ठीक है, वो लंबाई बराबर किसकी आएगी, वो बराबर आएगी लैम्डा का धनात्मक मान। मतलब लैम्डा को प्लस में चेंज करना है, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं है कि लैम्डा का मान प्लस में है या माइनस में है, जैसा कि यहाँ पर, इससे मैं समझा दूंगा अभी ये। और ये ए का परिमाण, तो पहले तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, कि अगर हम किसी सदिश को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसका गुणा कर दें किसी कांस्टेंट के साथ, कि ए सदिश का किसी कांस्टेंट से गुणा कर दिया, अचर राशि के साथ गुणा कर दिया, और फिर मैं बात करूं इसके परिमाण की, तो इसका जो परिमाण है वो मतलब ये मापांक जो ये जो हमने लाइन लगाई है ना, मापांक के लिए लगाई है, परिमाण के लिए लगाई है, तो ये जो लाइन है ये दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाएगी, ठीक है। दोनों पे क्या करना है अपने को, अलग अलग यूज़ करनी है, ठीक है। लैम्डा पे भी यूज़ करनी है और इस ए सदिश पे भी यूज़ करनी है। लैम्डा पे तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लैम्डा के मान के बारे में अपने को पता नहीं है कि ये मान प्लस में है या माइनस में है, इसलिए लैम्डा को भी अपने मोड के निशान, इसको मॉड्यूलस ही बोलते हैं, मापांक, ठीक है, मापांक के अंदर ही लिखेंगे, ताकि बाई चांस अगर ये माइनस का हुआ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 2 लेता हूँ, जैसे मान लो कोई आपको बोले कि 2a, इस तरीके से 2a सदिश का परिमाण लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे कि 2 का परिमाण और a का परिमाण, और 2 का परिमाण मतलब 2 की पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है तो वो 2 ही रहेगी। a के परिमाण का बारे में अपने को पता नहीं कुछ भी हो, बस याद ये रखना कि इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहीं पर अगर कोई आपने को ऐसे बोल दे कि -2a का परिमाण क्या होगा, ठीक है, -2a का परिमाण, तो -2a का परिमाण इस तरीके से लिखा जाएगा कि -2 का मोड और a का मोड। अब -2 का मोड +2, ठीक है, तो ये इसीलिए किया कि ताकि ये प्लस में चेंज हो जाए, माइनस में ना आए आंसर कहीं, तो ये -2 का मोड है, +2 में चेंज हो जाएगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है आपको कि अगर मैं किसी सदिश को किसी अचर राशि के साथ गुणा करता हूँ, ठीक है, किसी भी सदिश को अचर राशि के साथ अगर अपने गुणा करते हैं और फिर हम उसका परिमाण निकालते हैं, फिर हम उसका परिमाण निकालें तो उसका परिमाण फिर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। वो जो मोड का जो निशान लगाया वो दोनों पे क्या होगा, अलग अलग यूज़ करना है अपने को, मतलब इस अचर राशि पे भी लगाना है और इस ए पे तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो अब इसी का यूज़ करेंगे इकाई सदिश का सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो समझना इसको बड़े ध्यान से। तो इसमें अपने लिखेंगे सबसे पहले तो कि माना सदिश ए एक अशून्य सदिश है, अशून्य,
मतलब जीरो को छोड़कर, ठीक है। ध्यान देना कि ए सदिश जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो, ठीक है। शून्य सदिश की बात नहीं कर रहे, शून्य सदिश की हम बात नहीं कर रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। हम बात कर रहे हैं शून्य के अलावा कोई और सदिश की, ठीक है। हमने मान लिया कि ए सदिश जो है वो एक अशून्य सदिश है। अशून्य इसलिए मान रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसकी लंबाई कुछ ना कुछ आए, चाहे वो प्लस में कितना मर्जी आए, चाहे वो पॉइंट में आ जाए, चाहे कैसा भी आए, लेकिन उसकी लंबाई आनी चाहिए कोई। ऐसा नहीं है कि शून्य कोई सदिश हो, ठीक है। हमें शून्य लंबाई का सदिश नहीं चाहिए, हमें चाहिए जिसकी कोई ना कोई लंबाई हो, ठीक है। जिस सदिश की चाहे थोड़ी बहुत ही लंबाई हो, लेकिन लंबाई होनी चाहिए। तो माना ए कोई एक अशून्य सदिश है तथा लैम्डा कोई एक अचर राशि है। लैम्डा एक अचर राशि है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अब लिखेंगे हम जानते हैं देखो अब क्या जानते हैं कि लैम्डा ए का जो परिमाण है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा का परिमाण और ए का परिमाण। अभी हमने लिखा, ठीक है, उसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब लैम्डा जो है ना वो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले रहा हूँ एक बार, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि लैम्डा जो है वो स्विच है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से एक बार लैम्डा का मान यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर माना, ठीक है, माना लैम्डा बराबर 1/a का परिमाण। ये क्यों माना सर? ठीक है, तो ये इसलिए माना कि मैंने अभी बोल दिया कि लैम्डा एक बार स्विच है, लैम्डा स्विच है और a का कोई ना कोई मान आएगा, मतलब a की लंबाई शून्य नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a का परिमाण नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि a 0 के बराबर नहीं है, a शून्य सदिश नहीं है, मतलब इसकी कोई ना कोई लंबाई तो आएगी, और वो लंबाई 0 तो नहीं आएगी, ठीक है, वो लंबाई 0 तो नहीं आएगी। तो ये एक परिभाषित कोई मैंने मान ले लिया, ठीक है, कोई भी परिभाषित मान, मतलब ये कोई भी एक परिभाषित मान हो सकता है, ठीक है। हमें इस पे पहुंचना है इकाई सदिश के सूत्र पे, ध्यान देना इसलिए। तो मैंने अपनी मर्जी से एक बार ये लैम्डा का मान चुन लिया, ठीक है, लैम्डा का मान हमने चुन लिया। अब इस लैम्डा के मान को हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, जैसे ही मैं लैम्डा का मान यहाँ लिखूँगा, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ लैम्डा के ऊपर इस तरीके से मोड़ लगा दूँ इस लैम्डा पे, तो इस तरफ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो पहले से ही प्लस में है, तो प्लस का मोड़ तो वो वैसे ही एक रहेगा, और ये संख्या भी धनात्मक ही तो होती है क्योंकि ये तो मापांक है, तो इस पर भी मोड़ लगाने का कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अपने ये लिख लेंगे, और ये वाला मान जो है ये मान मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो देखो इससे बनेगा क्या, पहले ये लिखा, ठीक है, इसको लिखा, इसका मान यहाँ से लिखेंगे इनटू ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बराबर 1। तो देखो यहाँ से हमने सिद्ध क्या किया, हमने सिद्ध ये कर दिया कि जब हमने इस सदिश को, ध्यान देना, जब हमने इस सदिश को किसी लैम्डा से गुणा किया, जब हमने इस सदिश को किसी लैम्डा से गुणा किया, तो मेरे पास जो नया सदिश बना, ठीक है, नया सदिश बना ये वाला, ये मेरे पास नया सदिश बन गया, ठीक है, इसको लैम्डा से गुणा करने पर, तो इस नए सदिश का परिमाण बराबर कितना है, 1 है। समझ रहे हो इस चीज़ को, कि जब मैंने a को लैम्डा से गुणा किया और मैंने लैम्डा अपनी मर्जी से कोई एक मान चुन लिया, तो इस मान के अकॉर्डिंग जो नया सदिश बना था उस सदिश की लंबाई 1 आ गई, ठीक है, ये लंबाई जो है वो 1 आ गई। और हम जानते हैं जिस सदिश की लंबाई 1 होती है वो इकाई सदिश होता है, कि अगर इस सदिश की लंबाई 1 है, अगर इस सदिश की लंबाई 1 है तो इसका मतलब ये एक इकाई सदिश है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इम्प्लाइज, ठीक है, उसी से आगे
लैम्डा ए सदिश एक इकाई सदिश है। एक बात यहाँ पर अपने और ऐड करेंगे, क्या मैं यहाँ पर लैम्डा ए सदिश की दिशा बता सकता हूँ? क्या मैं बता सकता हूँ इसकी दिशा क्या होगी? तो देखिए इसकी दिशा वही होगी जो ए सदिश की दिशा होगी। जो ए सदिश की दिशा होगी वही इस लैम्डा ए की दिशा होगी। कारण ये है क्योंकि हमने इसी को ही तो हमने चेंज किया है। मतलब मैंने इसको लैम्डा से गुणा कर दिया, मतलब मान लो मैंने इसको 2 से गुणा किया तो इसका परिमाण बढ़ गया, दिशा इसकी वही रही, या यूँ कहेंगे ये इसके समांतर है। दिशा से ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि हम यहाँ पर समांतर शब्द का यूज़ करें। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लैम्डा एक इकाई सदिश है जो कि, ठीक है, जो कि ए सदिश के समांतर है। तो अभी देखना कि लैम्डा ए इकाई सदिश जो किसके समांतर है? ए के समांतर है या ए की दिशा में है। ठीक है, यहाँ ए की दिशा में है। अब देखिए या, ठीक है, यहाँ अब आएगा अपना सूत्र, यहाँ दैट एम्प्लाइज, देखो लैम्डा का मान मैंने कितना लिया? 1/a सदिश का परिमाण। तो लैम्डा की जगह ये परिमाण आ जाएगा कि 1/a सदिश का परिमाण। ठीक है, मैंने इस लैम्डा का पहले मान लिखा, फिर ये ए सदिश, ये लो ए सदिश एक इकाई सदिश है, ये लो एक इकाई सदिश है जो ए के समांतर है। जो किसके समांतर है? ए के समांतर है या ए की दिशा में है। तो ये एक सूत्र के रूप में हम यूज करते आए हैं, या फिर इसको ही हमने सूत्र के रूप में यूज़ करना है। आपने वैसे ये पढ़ा हुआ है, फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा और अगर अपने चेंज करके लिखें कि जैसे ए अपने जैसे साइड में लिख रखा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिया हूँ, इस एक के साथ गुणा करूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये a/a का परिमाण बन जाएगा, सदिश a सदिश का परिमाण। ध्यान देना ये जो लिखा हुआ है इसी को इकाई सदिश बोलेंगे, और यही इकाई सदिश को ज्ञात करने का एक क्या है? सूत्र है कि इकाई सदिश क्या होगा कि सदिश लिखा और यहाँ सदिश का परिमाण। तो सदिश बटा सदिश का जो परिमाण होता है वो एक इकाई सदिश होगा, और ये जो इकाई सदिश होगा वो ए की दिशा में होगा। ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसकी दिशा में ज्ञात करना चाहते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो अब इसको अपने कैसे लिखेंगे, तो देखो ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण। ठीक है, ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण क्या चीज़ है? ये इकाई सदिश है। क्या है ये? इकाई सदिश। ए की दिशा में इकाई सदिश, ए की दिशा में इकाई सदिश। और आपको ध्यान होगा मैंने बोला था कि इकाई सदिश को कैप लगा के लिखा जाता है। तो ये ए की दिशा में इकाई सदिश है ना, तो अपने इसको ऐसे लिखेंगे, अतः ए कैप मतलब ए की दिशा में इकाई सदिश। तो ए कैप जो है वो ये आ जाएगा कि सदिश ए आ जाएगा ऊपर और नीचे सदिश ए का परिमाण। तो ये है इकाई सदिश को ज्ञात करने का सूत्र। और इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक है, तो कभी भी इकाई सदिश ज्ञात करना हो हम करेंगे ज्ञात। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर कि इकाई सदिश ज्ञात कैसे किया जाएगा, कि ऊपर तो सदिश आ जाएगा, बटा में सदिश का परिमाण। मतलब जिस सदिश का इकाई सदिश बनाना है या जिस सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है, उस सदिश को
उसी की लंबाई से विभाजित करना है। कि मुझे ए का इकाई सदिश चाहिए या मुझे ए की दिशा में इकाई सदिश चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ए को ए की लंबाई से विभाजित कर दूंगा। कि इस सदिश का इकाई सदिश बनाना है तो इस सदिश को इसी की लंबाई से अगर मैं विभाजित कर दूं तो इसकी दिशा में इकाई सदिश का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये इकाई सदिश को ज्ञात करने का सूत्र है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इकाई सदिश को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अब इकाई सदिश पर ही काम करेंगे। तो इकाई सदिश के हम घटकों की बात करेंगे, क्योंकि इकाई सदिश जो है एक्चुअल में यहाँ पर जैसे लिखा कि ए की दिशा में, मतलब ये जो दिशा शब्द मैंने यहाँ पर बोला भी है कि ये दिशा शब्द इम्पोर्टेंट है कि इकाई सदिश किस किस दिशा में ज्ञात किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि इकाई सदिशों के मान होंगे जो निश्चित हो सकते हैं। मतलब अभी हम कुछ ऐसे घटक पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले लेक्चर के अंदर जो इकाई सदिश के लिए निश्चित होंगे, और उन्हीं का हम आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनका अच्छे से एक रिवाइज कर लीजिए। कोई भी अगर डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।